जनन तंत्र, मानव जनन तंत्र। मानव जनन तंत्र का मतलब ये है कि मनुष्य में जनन तंत्र ये बायोलॉजी का एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। कम से कम इसमें ये 7 से 10 नंबर के प्रश्न इसके अंतर्गत पूछे जाते हैं। ये लंबा चैप्टर है, इसलिए आज की स्लाइड में हम केवल नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि जनन तंत्र का मतलब ये है कि मनुष्य में या प्राणी में जो भी अंग तंत्र होता है, उस अंग तंत्र का अध्ययन डबल फोल्डेड होता है। उस अंग तंत्र का अध्ययन 2 चरणों में होता है। पहले चरण के अंतर्गत हम इस बात का अध्ययन करते हैं कि इस अंग तंत्र में कौन कौन से अंग भाग ले रहे हैं, नंबर 1 चीज़। दूसरा, उस अंग तंत्रों की क्रियाविधि, उस अंगों की क्रियाविधि क्या है, ये दोनों चीज़ मिल करके उस अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। तो मानव जनन तंत्र का मतलब ये हुआ कि मनुष्यों में वह अंग तंत्र जो जनन की क्रिया में भाग लेता है, यानी किस प्रकार से मनुष्य अपनी पीढ़ियों का विस्तार करता है, किस प्रकार से मानव में उसकी अपनी कृति जो है मल्टीप्लाई होती है, ये इस चैप्टर का मुख्य भाग है। बायोलॉजी के सब्जेक्ट में एक बात विशेष तौर से ध्यान देनी चाहिए कि हम जो भी कुछ बात लिखें वो बहुत संतुलित होनी चाहिए। टर्म्स का अच्छा इस्तेमाल होना चाहिए। टर्म्स हिंदी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी में भी आने चाहिए। ये हमारी लिखावट को और अधिक प्रभावशाली बना देता है। दूसरी चीज़ ये है, बहुत सी बायोलॉजी में टर्म्स ऐसे हैं जो इंग्लिश के ही हैं, हिंदी में भी इंग्लिश के ही टर्म्स लिखे जाते हैं। इसलिए बायोलॉजी का वर्णन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो वर्णन हो वो संतुलित हो, ठोस भाषा का इस्तेमाल हो। जो भी चीज़ आप लिख रहे हैं उसमें जो मुख्य भाग है वो हाईलाइट हो, या उसको अंडरलाइन कीजिए, या उसको दूसरे इंक से लिखिए। और जो महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण बात ये है, वो ये है कि इसमें चित्रों का बहुत अधिक प्रभाव होना चाहिए। जो भी चित्र आप स्केच करें, जो भी चित्र आप ड्रा करें, वो बहुत अस्पष्ट होने चाहिए। पूरा नामांकन होना चाहिए। नामांकन में ही प्रयास कीजिए कि कुछ ठोस बात उस नाम के साथ जोड़ दीजिए। तो इससे फ़ायदा ये होगा कि जो भी कापी आपका चेक करेगा वो आपके चित्र से ये पता लगा लेगा कि आपने लिखा क्या है। अगर आपका चित्र सही चल रहा है तो हम ये मानेंगे कि आपने लिखा भी सही है, और अगर आपने चित्र ड्रा गलत किया है या उसमें नामकरण आपका कहीं गलत हुआ है, तो हम ये मान लेंगे कि आपका फॉल्ट कितने डिग्री का है। इसलिए बहुत आवश्यक है कि आप अपने लिखावट को सॉलिड रखिए, जो मेन बातें हैं उसको हाईलाइट कीजिए, और चित्रों का बहुत ज़्यादा प्रयोग कीजिए, चित्रों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, तब आप अपनी बात स्पष्ट रूप से कर पाएंगे। तो मानव जनन तंत्र के इस चैप्टर में आज हम केवल इसके नर जनन तंत्र का अध्ययन करेंगे।
ठीक है। तो पहली चीज़ ये है कि मनुष्य यानी मानव एक लिंगी प्राणी है। एक लिंगी प्राणी का मतलब ये होता है कि इसमें नर और मादा अलग अलग पाई जाती है। मनुष्यों में नर जनन अंग और मादा जनन अंग अलग अलग शरीर में पाए जाते हैं, इसलिए इसको यूनिसेक्सुअल डायसियस प्राणी कहा जाता है। मनुष्यों में मानव में नर को पुरुष जबकि मादा को स्त्री कहा जाता है, यानी पुरुष नर होते हैं जबकि स्त्रियां मादा होती हैं। तो चाहे नर जननांग का अध्ययन करना हो चाहे मादा जननांग का अध्ययन करना हो, जननांगों को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भागों में हम बांट सकते हैं। पहला भाग जो बनता है वो प्राथमिक जनन अंग कहलाता है, ये मुख्य जनन अंग होता है। इसको अंग्रेजी में प्राइमरी या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। जो दूसरा भाग होता है वो सहायक जनन अंग होता है, इसको अंग्रेजी में एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। वो तीसरा भाग जो होता है वो सहायक जननिक ग्रंथि का होता है, ये एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कहलाता है। तो जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नर में यानी पुरुष में उसका वृषण होता है, इसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। आज की स्लाइड में हम इसी टेस्टिस का डिटेल में अध्ययन करेंगे। और दूसरा जो मादा में प्राइमरी रिप्रोडक्टिव या मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अंडाशय कहलाता है, इसको अंग्रेजी में ओवरी कहते हैं। पुरुष में जो सहायक जनन अंग आते हैं वो एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेजाइकल, इजैकुलेटरी डक्ट और पेनिस आता है। जबकि स्त्रियों में जो सहायक जनन अंग है वो ओविडक्ट, यूटेरस, वजाइना, वल्वा और मेमरी ग्लैंड आता है। सहायक जननिक ग्रंथियों में पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड, काउपर्स ग्लैंड और पीरिनियल ग्लैंड आता है, जबकि स्त्रियों में बर्थोलिन और पीरिनियल ग्लैंड आते हैं। आज की स्लाइड में हम नर जनन अंग के अंतर्गत तो वृषण और उससे संबंधित सहायक जनन अंग और सहायक जननिक ग्रंथियों का अध्ययन करेंगे। तो मानव का जो नर जननांग है यानी पुरुषों में जो जननांग है उसमें मुख्य रूप से जो प्राथमिक जननांग आता है वो वृषण आता है। यानी पुरुषों का जो जनन तंत्र है उसके अंतर्गत जो जनन अंग आते हैं, तो जनन तंत्र को अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से तीन भाग में बांट लेंगे। एक प्राथमिक जननांग यानी मुख्य जननांग, प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, दूसरा द्वितीयक जननांग, सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और तीसरा सहायक जननिक ग्रंथि, एक्सेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स। आप इस चीज़ को देखिए, इसमें जो प्राथमिक जननांग है मनुष्यों में यानी पुरुषों में वो उसका वृषण है, इसको अंग्रेजी में टेस्टिस कहते हैं। आप चित्र को देखिए, ये टेस्टिस दिखाई दे रहा, बहुत साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये टेस्टिस है, इसको हिंदी में वृषण कहते हैं। इसकी संख्या 2 होती है। इसका डिटेल अगली स्लाइड में हम आपको बताएंगे। इसके ऊपर की संरचना को आप देखिए, ये लिखा हुआ कैपट एपिडिडाइमिस। उसके बाद आप नीचे आइए, वो कार्पस एपिडिडाइमिस। उसके नीचे आइए तो कार्डा एपिडिडाइमिस। यानी ये पूरी संरचना ऊपर से लेकर नीचे तक ये एपिडिडाइमिस की कहलाती है। ये पूरी एपिडिडाइमिस 3 भाग में बटा होता है, जिसमें इसका अग्र सिरा वो कैपट एपिडिडाइमिस कहलाता है और पार्श्व सिरा डिस्टल एंड जो है कार्डा एपिडिडाइमिस कहलाता है
और इनके बीच का जो भाग है वो कार्पस एपिडिडाइमिस कहलाता है। यानी प्रॉक्सिमल, डिस्टल और मिडल। प्रॉक्सिमल यानी प्रारंभिक हेड, शीर्ष का भाग, डिस्टल दूरस्थ यानी पुच्छ भाग, और बीच का मध्यवर्ती भाग, ये पूरा बनाएगा एपिडिडाइमिस, कैपट, कार्पस और कार्डा। इस कार्डे से जो कुंडलित ये संरचना निकल रही है, आप चित्र में देखिए, ये लिखा हुआ है कॉन्वोल्यूटेड वास डिफरेंस। ये वास डिफरेंस है। ये वास डिफरेंस दो भाग में, ऊपर भी लिखा हुआ है वास डिफरेंस, नीचे भी लिखा हुआ वास डिफरेंस, लेकिन ऊपर और नीचे के वास डिफरेंस में संरचनात्मक जो भिन्नता मिल रही है वो ये है कि जो नीचे का पोर्शन है ये कुंडलित है, इसीलिए इसको कन्वोल्यूटेड वास डिफरेंस कहा गया। और ऊपर का भाग स्ट्रेट एकदम सीधा है, इसलिए स्ट्रेट पोर्शन ऑफ वास डिफरेंस कहा गया। उसके ऊपर चित्र में देखिए ये टेस्टिकुलर ब्लड सप्लाई है, मतलब इसको जो रक्त की सप्लाई है यहीं से रक्त वाहिकाओं को चित्र में इंगित किया गया है। अब वृषण के बारे में हम दो विस्तृत अध्ययन में जाएंगे। किसी भी अंग का जब हम अध्ययन करते हैं तो अध्ययन दो आधारों पर होता है, उसकी बाह्य संरचना पर और उसकी आंतरिक संरचना पर। हम पहले बाह्य संरचना को देखें। आप चित्र को पहले देखें। चित्र में लिखा हुआ है एब्डोमिनल कैविटी, फिर उसके बाद लिखा हुआ है इंगुइनल कैनाल। इसमें स्पेलिंग में एक जगह मिस्टेक है, आई के बाद एन होना चाहिए, एन यहाँ नहीं है। आप अपने नोट्स में इसको बढ़ाएंगे, ये इंगुइनल कैनाल है। उसके बाद राइट साइड में स्पर्मेटिक कार्ड है, उसी स्पर्मेटिक कार्ड के नीचे ये टेस्टिस है, और लेफ्ट साइड में आप देखिए ये ट्यूनिका वेजाइनैलिस, उसके नीचे है वेजाइनल सीलोम, और उसके नीचे है गुबरनैकुलम। ठीक है, तो पूरी जो हमारी देह गुहा है वो देह गुहा दो भागों में विभाजित होती है, एक वक्ष गुहा, एक उदर गुहा। तो जो उदर गुहा है उसको अंग्रेजी में एब्डोमिनल कैविटी कहते हैं। इस एब्डोमिनल कैविटी में जो नीचे का भाग होता है वो पेल्विस क्षेत्र कहलाता है, वो पेल्विक कैविटी कहलाती है। तो हमारा जो टेस्टिस है यानी वृषण जो है इसी एब्डोमिनल कैविटी में नीचे पेल्विस क्षेत्र में पाया जाता है। यानी जब मनुष्य का यानी जब शिशु का जन्म नहीं हुआ होता है, वो अपने भ्रूणीय विकास की अवस्था में होता है, तो जन्म से पहले 7वें महीने तक ये वृषण कोश इसी एब्डोमिनल कैविटी में स्थित होता है। यानी गर्भाशय के 7 महीने के बाद ये टेस्टिस जो है एब्डोमिनल कैविटी से नीचे उतर करके एक अन्य गुहा में आ जाता है। उस गुहा को स्क्रोटल सैक, SCROTAL स्क्रोटल सैक कहते हैं, इसी को स्क्रोटम भी कहते हैं, इसी में ये स्थित हो जाता है। तो प्रश्न ये उठता है कि ये एब्डोमिनल कैविटी से पार क्यों होता है? तो जवाब ये है कि टेस्टिस में वृषण में शुक्राणु यानी स्पर्म्स का निर्माण होता है और यही इसका मैच्योरेशन होता है। तो मैच्योरेशन का मतलब परिपक्वन। तो परिपक्वन के लिए जो इसका ताप चाहिए वो शरीर के ताप से 3 से 4 डिग्री सेल्सियस कम होना चाहिए। इसीलिए शुक्राणुओं के परिपक्वन के लिए नियत ताप को प्राप्त करने के लिए जो टेस्टिस है वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर स्क्रोटम में स्थित होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है कि मनुष्य में टेस्टिस एब्डोमिनल कैविटी से बाहर क्यों स्थित होता है। आप दो और संरचनाएं देखिए, एक इंगुइनल कैनाल है, एक स्पर्मेटिक कार्ड है। तो इंगुइनल कैनाल के थ्रू
यानी इंग्विनल कैनाल के द्वारा ही ये टेस्टिस एब्डोमिनल पेल्विस क्षेत्र से निकल करके स्क्रोटम में आता है और फिर स्क्रोटम में ये स्पर्मेटिक कार्ड के थ्रू, आप देखिए ये देह गुहा से स्पर्मेटिक कार्ड के द्वारा जुड़ा होता है। यानी जो हमारा टेस्टिस है ये स्पर्मेटिक कार्ड द्वारा देह गुहा से जुड़ा होता है। इंग्विनल कैनाल के थ्रू ये स्क्रोटम में आता है। ये स्क्रोटम थैलीनुमा संरचना होती है, इसी में टेस्टिस यानी वृषण स्थित होता है। ठीक है, ये इसकी बाह्य संरचना हुई। आंतरिक संरचना हम इसी टेस्टिस से चलेंगे। टेस्टिस अपने चारों ओर से दोहरी भित्ति से घिरा होता है। टेस्टिस अपने चारों ओर से दोहरी भित्ति से घिरा होता है। इसमें जो बाहरी भित्ति होती है वो ट्यूनिका वैजाइनैलिस कहलाती है और जो आंतरिक भित्ति होती है वो ट्यूनिका अल्बिजिनिया कहलाती है। यानी ट्यूनिका अल्बिजिनिया अंदर की तरफ होती है और ट्यूनिका वैजाइनैलिस ये बाहर की तरफ होती है। हम इसको आंतरिक संरचना में अगली स्लाइड में समझेंगे। ये इसकी आंतरिक संरचना है। आप इसके चित्रों को देखिए। पहले चित्र में देख लीजिए क्या क्या लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है लिगामेंटस रेमनेंट ऑफ प्रोसेस वेजाइनैलिस। उसके बगल में ये वास डिफरेंस है जिसका वर्णन इसके पहले हुआ है। आप चित्र के राइट साइड में देखिए हेड ऑफ एपिडिडाइमिस है जिसको आप पढ़े हैं कैपट एपिडिडाइमिस। उसके बाद लिखा हुआ है एफरेंट डक्ट्यूल्स और उसके बाद है रेटी टेस्टिस। उसके बाद है बॉडी ऑफ एपिडिडाइमिस जिसको आप कार्पस एपिडिडाइमिस पढ़े हुए हैं। फिर लिखा हुआ टेल एपिडिडाइमिस जिसको आप काड़ा एपिडिडाइमिस पढ़े हुए हैं। उसके बाद आप राइट साइड चित्र में आइए। ये लिखा हुआ स्टेट ट्यूब्यूल। उसके बाद सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके बाद है पैराइटल लेयर, कैविटी, विसरल लेयर। इन तीनों को मिलाकर ट्यूनिका वैजाइनैलिस बना है। उसके बाद कैप्सूल है जिसको ट्यूनिका अल्बिजिनिया कहते हैं। यानी वृषण दोहरी भित्ति से घिरा हुआ है। जो बाहरी भित्ति है वो ट्यूनिका वैजाइनैलिस कहलाती है और जो भीतरी भित्ति है वो ट्यूनिका अल्बिजिनिया कहलाती है जो कि कैप्सूल कहलाता है। तो ट्यूनिका वैजाइनैलिस 3 भागों में बटा हुआ है। जो इसका आंतरिक भाग है वो विसरल लेयर कहलाता है। जो बाहरी भाग है वो पैराइटल लेयर कहलाता है। दोनों के बीच का जो अंतराल है वो गुहा कैविटी कहलाती है। आप ट्यूनिका अल्बिजिनिया पर आइए। ट्यूनिका अल्बिजिनिया ये अंदर की ओर कई खंडों में बटी हुई है। ट्यूनिका अल्बिजिनिया आप देखिए चित्र में देखिए ट्यूनिका अल्बिजिनिया कई खंडों में बटी हुई है। इसको टेस्टिकुलर लोब कहते हैं। ट्यूनिका अल्बिजिनिया जो बाहरी सबसे भीतरी स्तर है ये कई लोब में बटी हुई होती है। ये टेस्टिकुलर लोब कहलाती है और एक मनुष्य के वृषण में इसकी कुल संख्या 250 होती है। आप ये सोचिए कि टेस्टिस की जो संरचना है बाह्य संरचना है ये 3 से 4 सेंटीमीटर लंबा होता है। आपको अलग अलग बुक में इसकी साइज़ अलग अलग मिलेगी। किन्हीं में ये 3 से 5 सेंटीमीटर लंबा लिखा हुआ है और इसकी चौड़ाई 2 से 3 सेंटीमीटर होती है। इसका भार कुल मिलाकर के 10 से 15 ग्राम होता है। ये अंडेनुमा संरचना होती है जो गुलाबी रंग की होती है। तो फिर इस 3 से 5 सेंटीमीटर लंबे और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़े में आप कल्पना कीजिए कि ट्यूनिका अल्बिजिनिया जो है ये कई खंडों में बटा है और ये खंड जो है टेस्टिकुलर लोब कहलाते हैं और टेस्टिकुलर लोब की जो संख्या है वो 250 है। क्या मिस्ट्री है और क्या बायोलॉजी है, आपको बहुत ही धैर्य से इसको पढ़ना पड़ेगा।
जब तक आप चित्रों की मदद नहीं लेंगे, अंग्रेजी टर्मिनोलॉजी का प्रयोग नहीं करेंगे, वर्णन दुष्कर होगा। लेकिन हिम्मत न हारते हुए आगे बढ़ने की आदत डालिए। तो इस टेस्टिकुलर लोब में आप देखिए कि कुंडलित नलिकाएं हैं। इन कुंडलित नलिकाओं को सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहते हैं। आगे इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल को आप इनकी आंतरिक औतकी संरचना देखेंगे, कितनी महत्वपूर्ण ये संरचना है। ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जो निकली हुई स्ट्रेट ट्यूब्यूल संरचनाएं हैं आप देख रहे हैं, वो सभी स्ट्रेट जो ट्यूब्यूल हैं परस्पर मिलकर के जाल सदृश संरचना बना रही है। ये रेटी टेस्टिस कहलाती है। फिर रेटी टेस्टिस से भी पतली नलिकाएं निकल रही हैं। ये इफरेंट डक्ट्यूल्स कहलाती हैं। किन्हीं किन्हीं किताबों में इसको वासा इफरेंशिया कहा गया है। ये फिर मिलकर के एपिडिडाइमस कुंडलित संरचना बना रही है। ये एपिडिडाइमस कहलाती है। एपिडिडाइमस 3 भाग में बटा होता है। इसका हेड भाग जो है आप इसके पहले के चित्र में देख चुके हैं, कैपिट एपिडिडाइमस है। इसका मध्यवर्ती भाग जो है, जो बॉडी एपिडिडाइमस कहलाता है, वो क्या कार्पस एपिडिडाइमस है। और उसके बाद जो टेल एपिडिडाइमस है वो काडा एपिडिडाइमस है। इसी काडा टेल एपिडिडाइमस से जो संरचना निकलती है वो वास डिफरेंस कहलाती है। हम अब इसके और डिटेल में जाएंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहाँ है। अब हम अगली स्लाइड पर आ रहे हैं। ये है, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की औतकी संरचना है, कोश की संरचना है। कि एक अन्य बृहद संरचना इसके बाद के स्लाइड में आपको देखने को मिलेगी। तो जो इसकी औतकी संरचना उसमें सबसे बाहरी संरचना जो है जर्माइनल एपिथीलियम की है। जर्माइनल एपिथीलियम ये सबसे बाहरी स्तर है। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के विभिन्न चरणों में स्पर्मेटोगोनिया, प्राइमरी और सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड्स और स्पर्म का निर्माण करती है। आप चित्र में इसको देखते रहिए। सबसे बाहर से अंदर की ओर जो संरचनाएं कोशिकाओं की मिलेंगी वो इसी क्रम में नामांकित की जाएंगी। सबसे बाहर की संरचना जो कोशिका की लिखी जाएगी वो जर्माइनल एपिथेलियम की लिखी जाएगी। उसके बाद की जो संरचना लिखी जाएगी कोशिका की वो स्पर्मेटोगोनिया लिखी जाएगी। उसके नीचे की जो संरचना लिखी जाएगी वो प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया। उससे बनने वाली जो स्पर्मेटोगोनिया वो सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया। उसके बाद स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटोजोआ और फिर परिपक्व स्पर्म आप नामांकित करेंगे। आप अपने चित्र में देखिए कि जर्माइनल एपिथेलियम के बीच बीच में सर्टोली सेल्स पाई जा रही हैं। इन सर्टोली सेल्स का प्रमुख कार्य है कि ये स्पर्म के पोषण का कार्य करती हैं। इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच बीच में कनेक्टिव टिश्यू है। इस कनेक्टिव टिश्यू में लेडिक सेल्स भी दिखाई दे रही हैं। ये नर हार्मोन टेस्टोस्टेरोन का स्रावण करती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ये लूप के रूप में होती है, यानी कुंडलित होती है, जिसके दोनों सिरे एक छोटी सी नलिका का निर्माण करते हैं, जो कि स्ट्रेट नलिका जिसके पहले के चित्र में था वो ट्यूबुली रेक्टाई कहलाता है। फिर ट्यूबुली रेक्टाई मिलकर रेटी टेस्टिस बनाते हैं। फिर रेटी टेस्टिस पुनः 10-12 छोटी नलिकाओं का निर्माण करते हैं, जो वासा इफरेंशिया या एफरेंट डक्ट्यूल्स कहलाती है, जो कि इसके पहले के चित्र में था। तो जब आप वर्णन करेंगे तो उन दोनों चित्रों को साथ में लेके चलेंगे तो वर्णन और भी प्रभावशाली आसान होगा। अब हम अगली स्लाइड पर चलेंगे। ये हमने कहा था कि उसमें से एक छोटे से भाग को लेकर के हम यहाँ वर्णन में आएंगे। सबसे बाहर
का जो जर्माइनल एपिथेलियम है, उसके बाद स्पर्मेटोगोनिया है, स्पर्मेटोगोनिया के बाद जो है प्राइमरी स्पर्मेटोगोनिया है, सेकेंडरी स्पर्मेटोगोनिया है, फिर उसके बाद स्पर्मेटोसाइट है, फिर स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड बनेगा, फिर उससे स्पर्मेटोजोआ और स्पर्मेटोजोआ से मैच्योर स्पर्म का निर्माण होगा। ये स्पर्मेटोजेनेसिस के विभिन्न चरणों की अवस्था को प्रदर्शित करता है। अब हम अगली स्लाइड में इस चीज़ को लेकर के आएंगे। वही संरचनाएं हैं, उन संरचनाओं को और विस्तार से हम यहाँ लेंगे ताकि उसके विभिन्न अंगों को आप जोड़ करके देख सकें कि कौन सा अंग किससे संबंधित है और क्या उसकी भूमिका है। तो मुख्य जो जनन अंग था, जो टेस्टिस था, वो समाप्त हो गया। उसके बाद सहायक जनन अंगों की बारी आती है। इन सहायक जनन अंगों में हम सबसे पहले एपिडिडाइमिस ले रहे हैं। आपने उसके पहले देखा कि वॉस इफरेंशिया परस्पर मिल करके जो कुंडली संरचना बनाते हैं वो एपिडिडाइमिस कहलाती है। संरचनात्मक रूप से एपिडिडाइमिस 3 भागों में बटा हुआ, हेड, टेल और मिडिल पोर्शन। जो हेड है वो कैपिट एपिडिडाइमिस है, और जो मिडिल है वो कार्पस एपिडिडाइमिस है, और जो टेल है वो काडा एपिडिडाइमिस है। ये 6 मीटर लंबी कुंडलित रचना है। आप इमेजिन कीजिए, ये छोटी सी 3 से 4 मीटर लंबे, 3 से 4 सेंटीमीटर लंबे वृषण में ये 6 मीटर लंबी नलिका है। ये पीछे की ओर वासा एफरेंसिया से और आगे की ओर वास डिफरेंस से जुड़ी होती है। ये पूरी लंबाई में 3 भागों में बटी हुई है। एक सबसे प्रॉक्सिमल एंड यानी हेड जो इसका बनाता है वो कैपिट एपिडिडाइमिस है। जो इसका डिस्टल छोर बनाता है, टेल बनाता है, वो काउडा एपिडिडाइमिस है। जो इसका बाड़े बनाता है, मध्यवर्ती भाग जो है वो कार्पस एपिडिडाइमिस है। एपिडिडाइमिस में स्पर्म का परिपक्वन होता है और इसी में स्पर्म शुक्राणु कलेक्ट किए जाते हैं, इसी में इनका संग्रह होता है। दूसरे के चित्र को भी इसी से जोड़कर देखते रहिए। अब हम अगली स्लाइड में इसको लेकर के आ रहे हैं। एक लंबी स्लाइड है ना। हम दूसरे सहायक जननांगों को अब इसमें ले रहे हैं, जिसको आप इसके पहले के चित्र में देख चुके हैं। फिर से उस चित्र को यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। दूसरा जो सहायक जननांग है वो वास डिफरेंस है, इसके बारे में डिटेल में हो चुका है। फिर सेमाइनल वेजाइकल है, आप चित्र में देखिए। वास डिफरेंस जो है यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर से पीले रंग की ये संरचना जा रही है। ये आकर के सेमाइनल वेजाइकल से मिलती है। सेमाइनल वेजाइकल बाइलोब्ड थैलीनुमा बैगनुमा संरचना होती है। इसकी दीवार ग्रंथिल होती है। इससे एक चिपचिपा द्रव निकलता है। ये सीमेन का यानी शुक्रिय द्रव का मुख्य भाग बनाता है। इसके बाद इजैकुलेटरी डक्ट है। आप देखिए सेमाइनल वेजाइकल के बाद यानी वास डिफरेंस जो है ब्लैडर के ऊपर से आकर सेमाइनल वेजाइकल से मिलता है, वो फिर सेमाइनल वेजाइकल से मिल करके एक संयुक्त नलिका बनाता है। इसे इजैकुलेटरी डक्ट कहते हैं। ये प्रोस्टेट ग्लैंड देखिए उसे में है। प्रोस्टेट ग्लैंड के ठीक ऊपर ये है और ये आकर के यूरेथ्रा में खुलता है और फिर यूरोजेनाइटल छिद्र द्वारा बाहर खुल जाता है। उसके बाद पेनिस का पोर्शन होता है। ये रेक्टाइल कपलेटरी आग्रहण है। इसमें पतले त्वचीय आवरण से ये ढका होता है। स्तंतु में संयोजित ऊतक होता है। अंकुचक पट्टियाँ इस पर पाई जाती हैं। तो चित्र का विशेष ध्यान देना चाहिए। चित्र में नामांकन सही होने चाहिए और तभी आप किसी चीज़ का वर्णन बड़ी आसानी से कर सकेंगे। अब हम अगले स्लाइड पर आते हैं। जो जनन अंगों का अगला चरण था नंबर लास्ट, उसमें सहायक जनन ग्रंथियाँ थी। अब उन सहायक जनन ग्रंथियों को आपने पीछे के चित्र में देखा है, उन्हीं चित्र को फिर से रिपीट करके हम यहाँ ले रहे हैं।
इसमें सहायक जनन ग्रंथियों में पहले आपने पढ़ा प्रोस्टेट ग्लैंड थी, कॉपर्स ग्लैंड थी और पेरिनियल ग्लैंड थी। कॉपर ग्लैंड जो होती है ये 2 की संख्या में होती है। इसका प्रारंभिक भाग यूरेथ्रा के प्रारंभिक भाग के पार्श्व में स्थित होते हैं। इसमें बहुत सी पालियाँ होती हैं जो कि यूरेथ्रा में आकर के खुलती है। इससे एक अम्लीय द्रव का स्रावण होता है जो जिसमें प्रोटियोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। ये शुक्र द्रव का भाग बनाता है जहाँ शुक्राणुओं को सक्रिय किया जाता है। ये प्रोटियोलिटिक एंजाइम जो है ये वीर्य को सीमेन को जमने से बचाती है। कॉपर्स ग्लैंड आप चित्र में देखिए ये भी 2 होता है। ये प्रोस्टेट के ठीक पीछे स्थित होता है। इससे भी चिपचिपा द्रव निकलता है लेकिन ये क्षारीय होता है, यूरेथ्रा में भेजा जाता है। वो पेरिनियल ग्लैंड है ये मलाशय के पास ही स्थित होता है। इससे गंधयुक्त पदार्थ का स्रावण होता है। तो इस प्रकार से टेस्टिस क्या है, उसकी बाह्य संरचना क्या है, उसकी आंतरिक संरचना क्या है, उससे संबंधित अन्य सहायक जनन अंग कौन से हैं और उन जनन अंगों से संबंधित सहायक जनन ग्रंथियाँ हैं, इसका ये डिटेल हुआ। आपको इस डिटेल में चित्र पर विशेष ध्यान देना चाहिए। चित्र का बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए, तभी आप किसी का वर्णन आसानी से कर पाएंगे। अब बार बार इसमें वीर्य का सीमेन का वर्णन हुआ है। अब आप उसको भी इसी लगे हाथ समझ लीजिए कि ये एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड्स और कार्पस ल्यूटियम ग्लैंड से जो द्रव स्रावित होता है उन सभी द्रवों का मिश्रण सीमेन वीर्य कहलाता है। ये बल्ब यूरेथ्रल ग्लैंड के स्राव के कारण दूधिया कलर का होता है। ये क्षारीय होता है क्योंकि इसका पीएच मान 7 से अधिक 7.5 के करीब होता है। ये यूरेथ्रा और वेजाइना को अम्लीयता को समाप्त कर देता है। ये स्वयं का पोषण करता है, उसको सक्रिय बनाता है और जनन पथ को स्नेहक बनाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। 1 से 2 नंबर में ये पूछा जाता है कि सीमेन क्या है, ये किस प्रकार का स्राव होता है और इसकी अम्लीयता, क्षारीयता या फिर इसका पोषण, इसके कार्य क्या हैं, ये मुख्य प्रश्न बनता है। फिर हम आगे के स्लाइड में हम अब जनन तंत्र के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। दैट्स ऑल।